हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेस। तो आज हम वर्कशीट 3 करेंगे, है ना। और इससे पहले की जो वर्कशीट 1 और 2 है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर वो दोनों वर्कशीट आपको मिल जाएगी। तो अब देखो, आज का जो पहला प्रश्न है वो है भाजक ए और भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए सत्य है, यानी कि कौन सा संबंध जो है वो सही होगा, वो हमें इनमें से बताना है। तो देखो, वर्कशीट 1 में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि ये यूक्लिड विभाजन होता क्या है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि अगर मान लो मैं किसी भाज्य में, मान लो ये भाज्य है, भाजक का भाग देता हूँ, मान लो भागफल कितनी बार गया, q बार गया, और शेषफल मेरे पास r बचा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b इंटू क्यू, है ना, प्लस r। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय कहते हैं। अब यहाँ पर जो संबंध होगा, जो r होगा, है ना, वो r हमेशा जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर b की जगह 4 ले लेता हूँ, a की जगह 5 ले लेता हूँ। अब देखो, 4 में 5 का भार एक बार जाएगा, 4 एकम 4, पीछे बचा 1। तो यहाँ पर आप देखो, ये b जो है ना, वो r से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। b जो है वो r से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 4 बड़ा है, 1 छोटा है, ठीक है। लेकिन r जो है वो या तो 0 से बड़ा आएगा, है ना, या 0 के बराबर आएगा। बराबर कैसे, मान लो मुझे 6 में 2 का भाग देना है, ठीक है। तो 2 त्रिया 6, तो पीछे कितना बचा, 0। तो देखो, b हमेशा 0 से बड़ा है, b हमेशा r से बड़ा है ना, बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा है। और r जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर r क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो हमारा संबंध होगा वो एक्यूरेट होगा, राइट होगा। तो इसमें से कौन सा सही है, सही होगा हमारा, है ना। तो प्रत्येक प्रश्न को बड़े डिटेल में समझना पड़ता है। अब है प्रश्न 2। देखो, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है ना, तो पहले मेरी वीडियो देखते ही लाइक करना है ना, क्योंकि मैं हमेशा जो है आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो कम से कम आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, यानी कि इसमें हमें ढूंढना है कि इनमें से अलग कौन है। तो हमें पता है एक संख्या होती है परिमेय, जिसको हम p बटा क्यू में लिख सकते हैं, और एक होती है अपरिमेय, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय क्या होता है, √2, √3, ये सब अपरिमेय होता है। तो इसमें से हमें ये चेक करना है कि परिमेय कौन सा है। तो देखो, √3/2, तो ये p बटा क्यू में हम इसको नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे सर ये बट्टे में ही तो है, लेकिन ऊपर देखो अनुरूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। फिर रूट, अगर मैं इसकी बात करूँ 16/4 की, तो इन दोनों में देखो 4 का भाग जाता है, तो मैं भाग दूंगा, है ना। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब 4/1 का मतलब कितना होता है, 4 ही होता है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। जब एक जोड़ा बनता है तो हम इसको रूट में से बाहर निकाल सकते हैं। तो उत्तर कितना आया, 2 आया, यानी 4 का वर्गमूल 2 आया। ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, कि इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये परिमेय संख्या है। बाकी सारी की सारी क्या है, अपरिमेय है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, ब हो गया। अब है प्रश्न संख्या 3। दो संख्याओं a और 18 का लस 36 है और मस 2 है, तो a का मान बताइए। तो मैंने देखो वर्कशीट आपके 2 में लसप मसप और दो संख्याओं के मध्य संबंध बताया था। जैसे कोई भी दो नंबर हो, जैसे a और b मान लो दो नंबर है, तो इनका जो गुणा होता है वो इनके एलसीएम यानी लसप और एचसीएफ यानी कि मसप के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब मैं इसका उत्तर लाता हूँ। देखो उत्तर कैसे आएगा, दो संख्याओं में से एक संख्या तो आपकी a है और दूसरी 18 है। तो a का तो a हो गया और b की जगह कितना आ गया, 18 आ गया। फिर इनका एलसीएम कितना है, तो इनका लस 36 है, फिर गुणा मस कितना है, 2 है। तो हमारे पास एक समीकरण बन गया। समीकरण में क्या होता है कि यहाँ अगर बराबर की इधर कोई संख्या गुणे में है, ठीक है, तो वो उधर किस में चली जाती है, भाग में। तो a यहीं रहेगा, 36 गुणा 2 भी यहीं रहेगा, ये 18 उधर जाएगा तो बट्टे में 18 आ जाएगा। अब इन दोनों में 18 का पहाड़ा है, 18 एकम 18, 18 दूना 36।
तो 2 गुणा 2 करो, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ए हमारा कितना मिला 4। तो इसमें कहाँ है ए 4 स, तो स हमारा सही उत्तर होगा। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है 3 माइनस रूट 3 है, यानी 3 में से अगर मैं रूट 3 को घटाऊं तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या कोई नहीं। तो देखो मैंने वर्कशीट 1 के जो नोट्स है ना, ये वर्कशीट 1 के नोट्स है, अगर आप ये समझ लेते हो तो आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है ना। तो वो आप देखना, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं इसको आगे से समझा रहा हूँ, है ना। और ये नोट्स जो है मैं इंस्टाग्राम में डालता रहता हूँ, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है विनय क्लासेज 1 2 3, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर ये नोट्स आराम से ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रूट 2 रूट 3 ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ते हो तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी। अगर किसी आप अपरिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाते हो तो भी आपको अपरिमेय ही मिलेगी। यदि आप किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करते हो तो अभी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, लेकिन उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ इनको गुणा कराने पर वो परिमेय तो नहीं बनता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देने पर भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, लेकिन चेक करना जरूरी है। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई है ना। तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक अपरिमेय संख्या है और इसमें से मैं एक परिमेय में से अपरिमेय घटाता हूँ तो मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो मेरा ब क्या हो गया, सही हो गया। प्रश्न संख्या 5 है रूट 10 इंटू रूट 15 बराबर होगा। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट ए का गुणा अगर मैं रूट बी से करता हूँ, दोनों में रूट हो और गुणा हो रहा हो तो इसको मैं अंदर ले सकता हूँ, ए गुणा बी कर सकता हूँ, है ना। यानी ये बी और ये दोनों रूट के अंदर गुणे में आ जाएंगे, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखना ध्यान से, 10 और 15 को रूट के अंदर ले लूँगा। अब मुझे क्या करना है, अगर जोड़ा बनता है तो क्या होता है, जोड़ा बनता है तो वो संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाती है। तो 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 पंजे 10 होता है, फिर गुणा 15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब इसमें एक जोड़ा जो 5 है वो 5 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 5 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से 5 क्या हो गया, बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 2 और 3 बचा। अब वापस गुणा कराओ, 3 का 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, तो उत्तर क्या आया, 5 रूट 6। तो उत्तर हमारा क्या होगा, अ 5 रूट 6। अगला प्रश्न है 2 रूट 3 1 है। तो अभी मैंने बताया किसी भी परिमेय का अपरिमेय से गुणा करते हैं, इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है, तो हमारा उत्तर स हो जाएगा। प्रश्न 7 है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है 0 1 2 या 3। तो देखो वर्कशीट 1 में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 है तो 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड यानी 3 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो 3 एक अभाज्य संख्या है तो ये 1 के पहाड़े में आएगी और 3 के पहाड़े में आएगी और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ गया, एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। तो इसके हो गया आपके स उत्तर। वर्कशीट 1 में मैंने हर चीज को बड़े डिटेल से समझाया है, तो वो आपको देखनी बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 8 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लसक ज्ञात करेंगे 96 और 404 का। तो हमें इसमें किसका भाग देना, 2 3 5 7 11 13 यानी इन्हीं का भाग देना है ना। क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है तो इधर हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो हमें देखना है पहले कि इन दोनों में 2 का जाएगा क्या। तो देखो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा।
तो 2 का भाग देंगे 96 में, है ना। तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1 और 8 दूनी 16, कितनी बार गया 48 बार, ठीक है। फिर इसी प्रकार भाग देंगे तो इसमें जाएगा 202 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 48 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 24 बार, और इसमें 101 बार, ठीक है। अब देखो 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, फिर भी 2 का ही देना है, जिसमें जाता है उसमें तब तक देना है, तब तक जाता है ना। तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर ये इसमें भाग नहीं जाता तो इसको वापस लिख देंगे, फिर 2 का भाग देंगे इसमें तो 6 बार जाएगा, इसमें नहीं जाता वापस लिख देंगे, फिर 2 का देंगे 3 बार जाएगा, अब 101 बार। अब किसी में भी 2 का नहीं जाता तो अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, इसमें नहीं जाएगा 101, ठीक है। अब 101 खुद अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 101 का खुद का पहाड़ा है। 101 से छोटे जितने भी पहाड़ हैं उसमें किसी में भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के याद रखना 101 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो हम इसमें सीधा 101 का भाग देंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब इन सब का गुणा कराएंगे, वही इसका क्या होगा लस होगा। तो यहाँ लिखेंगे 96 और 404 का जो लस है ना, लसप, वो क्या होगा 2, कितनी बार आ रहा है देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101, और गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 त्रिया 96, यानी 96। अब फिर वापस 101 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 गुणा 9 एकम 9 0 9, जोड़ेंगे 6 9 6 9, तो 9696 जो है ये इसका क्या होगा लसप होगा। ये रफ कार्य है, हमें केवल इतना लिखना है। अगला प्रश्न है संख्याओं 135 और 225 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें a कौन और b कौन? तो देखो a हमेशा b से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या होगा बताओ? तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 225, तो a हमारा हो गया 225 और b हमारा क्या हो जाएगा 135। अब हमें क्या करना है, अब हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, ठीक है। तो 135 एकम 135 गुणा करेंगे, एक बार पहाड़ा बोलेंगे, है ना। फिर 135 दूना 2 का गुणा करेंगे तो कितना आता है देखो, तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एकम 2, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार भाग देंगे, कितना आएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए तो बचे 9, 1 में से 1 गया 0। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा a है, सॉरी ये हमारा b है, ये q है और ये क्या है r। तो हमें b q प्लस r लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि a कितना है, a बराबर a हमने कितना लिया 225, ठीक है, बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसका इससे गुणा कराओ, 135 का 1 से गुणा कराओ प्लस आर लिखो, तो आर कितना आया 90, ठीक है। ये एक स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप हमें देखना है कि इसमें जो ये हमने लिखा है इसमें ए कौन और बी कौन। तो बराबर के इधर देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 135 और 90 छोटा है। तो अब इस कंडीशन में हमारा ए कितना हो गया 135 और बी कितना हो गया 90, है ना। ये प्रक्रिया हमको करते रहना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे 135 में 90 का भाग देंगे, है ना। तो 90 का पहाड़ा हमें आना चाहिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो मतलब 180 2 बार बोलने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार हम पहाड़ा बोलेंगे तो बचा 5, फिर 13 में से 9 गए, है ना, तो पीछे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो अब क्या आया देखो 135 कब आएगा, 135 कब आएगा जब मैं 90 का 1 से गुणा करूँ, 90 इंटू 1 करूँ, फिर इसमें मैं कितना जोड़ूँ 45 जोड़ूँ, तब मुझे कितना मिलेगा 135। अब वापस हमें इसमें से ए और बी ढूंढना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हम वापस करेंगे, तो ए हमारा अब 90 होगा और बी हमारा कितना होगा 45 होगा।
तो अब हमें क्या करना है, 90 में 45 का भाग देना है। तो 45 एकम 45, 45 दूना 90, आप 2 का गुणा करना 90 आएगा। तो अब शेषफल कितना बचा, 0। तो अब हमें ये 90 कब मिलेगा, 90 कब मिलेगा, जब मैं 45 का 2 से गुणा कराऊँ, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ दूँ, 0 जोड़ दूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर जो नंबर होता है या यहाँ पर जो नंबर होता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। जब शेषफल आपका 0 हो तो आगे वाला ये जो नंबर है वही आपका शेषफल होता है। तो अब आप कह सकते हैं कि 225 और 135 का मस यानी कि HCF जो है वो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। अब HCF का मतलब भी समझ लो। इसका मतलब है कि 225 और 135, ठीक है, इन दोनों में 45 का जो है पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें भी 45 का भाग जाता है, इसमें भी 45 का भाग जाता है, 5 का भी जाता है। लेकिन HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसमें दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे, उसको हम HCF बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। तो क्वेश्चन 10 जो है उसमें देखो HCF किसका है, ये HCF ये दो नंबरों का है, 306 और 657 का। कितना है, 9। एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है। तो वही संबंध जो मैंने वर्कशीट 1 में और अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है गुणा होता है, यानी 306 और 657 का मैं गुणा करता हूँ तो वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी वो 9 और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है, यानी A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो हमने A इंटू बी की जगह ये दोनों नंबर लगा दिए, फिर हमें HCF दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख दिया है ना। अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम अपनी जगह पर रहेगा, ये जो 9 है वो उधर जाएगा, तो ये गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा। तो 306 इंटू 657 तो अपनी जगह पर है, ये गुणे में है तो इधर बट्टे में यानी कि भाग में जाएगा। अब 9 का भाग किस में पूरा पूरा जाता है, तो देखो किन्हीं भी नंबरों को जोड़ने पर जब वो 9 का पहाड़ा बनता है तो उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूँ 306 को, ठीक है, तो इनकी जोड़ कितनी आती है, 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग 100% जाएगा। तो हम भाग देंगे 9 का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, पीछे बचा 3 और 6, 9 चौक 36। तो यहाँ पर कितनी बार कटाइए, 34 बार। तो 34 इंटू 657 जब मैं करूँगा तो मुझे इसका क्या मिलेगा, एलसीएम। तो चलो गुणा करते हैं 657 का 34 से, तो 7 चौक 28, पीछे बचा 2, चारों पंजे 20 और 2 22, हसल के 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26, फिर गुणा 7 त्रिया 21, हसल के 2, 5 त्रिया 15 और 2 17, हसल का 1, 6 त्रिया 18 और 1 19, ये 8 3 13, हासिल का 1, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना वो कितना आएगा, 22,338, ये इनका एलसीएम होगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने एक अभाज्य संख्या लिए 2, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 1, यानी 2 एकम 2, है ना। 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3। अब 2 और 3 का जो HCF है यानी कि मस है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि इन दोनों में देखो कॉमन संख्या जो दोनों के अंदर है वो HCF होता है, तो 1 आया HCF। तो कितनी भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 101 है, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, और मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली 11, ठीक है, तो 101 कब मिलेगा, 101 इंटू 1, और 11 कब मिलेगा, 11 इंटू 1, तो इनका भी HCF कितना आया, 1। तो हमेशा ध्यान रखना दो अभाज्य संख्याओं का जो मस होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में q के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो ये दशमलव प्रसार क्या होता है मैंने वर्कशीट 1 में बड़े अच्छे से नोट्स बनाकर समझाया है, ठीक है। तो अब मैं इतना नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बताऊंगा कि जब भी बट्टे वाली संख्या हो, जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लेता हूँ 5 बट्टे या 6 बट्टे मान लो 20 मैंने लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 बट्टे, अब 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 5 चौक 20 है ना, 5 इंटू 4 में इसको लिख सकता हूँ। या क्या लिख सकता हूँ 6 बट्टे 5 इंटू 2 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, 4 का मतलब 2 की घात 2। तो यहाँ पर ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आ रहा है ना। तो जब भी यहाँ हर यानी q जो है आपका वो इस रूप में आता है तब इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप पूरा लिख सकते हो, इस प्रश्न को लिख के फिर इसका उत्तर लिख सकते हो कि इसका दशमलव कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अब मैंने जो है 2 की घात m इंटू 2 की घात n 5 की घात n लिखा है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ n लिखो m लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर इनके जो गुणनखंड है अगर वो इस प्रकार से आ जाते हैं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए। तो मैंने कहा था कि जब भी हम किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं और अगर भागफल q आ जाए और शेषफल r आ जाए तो a हमेशा किसके बराबर होगा, b और q का गुणा करो प्लस उसमें कितना जोड़ दो, r जोड़ दो। अब कुछ यहाँ गुणा लगाते हैं और कुछ यहाँ गुणा नहीं लगाते हैं। तो जब गुणा नहीं लगाते हैं तो हमें ये समझना है कि ये दोनों गुणे में हैं, ठीक है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि जिसमें r जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो b से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आज की हमारी ये जो वर्कशीट है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करो। अगर आपका कोई भाई बहन कक्षा 6 से 8 में पढ़ता है तो 6 से 8 के सारे वीडियोज़ मैंने विनय क्लासेस चैनल में डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाओ, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।